एपिसोड 7 की शुरुआत में हिजू 20 साल पहले हुए अपने एक्सीडेंट को याद करती है जब वो ईना और उसके भाई के साथ एम्यूजमेंट पार्क देखने जा रही थी तो वहां से लौटते हुए उनके कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ईना का भाई मारा गया था और ईना डेफ हो गई थी जिस वजह से उसकी मॉम ने उसे चुप रहने के लिए फोर्स किया जो वो नहीं करना चाहती थी पर उसने अपनी मॉम के लिए ये किया और बात करना कम्प्लीटली छोड़ दिया पर इसके बाद भी उसे अपनी मॉम से प्यार और केयर नहीं मिला। तभी इधर साउंड हिजू को ढूंढ लेता है जिसे देखते हुए हिजू अपने मन में कहती है कि तब भी एक साउंड ही था जिसने मुझे नोटिस किया, मेरी केयर की बिना बोले मुझे बचाया, उसने मुझे अपनी फीलिंगलेस नहीं बता पा रही कि मैं भी उसके लिए वही फील करती हूँ। सीन कट होता है हॉस्पिटल में। हिजू को होश आने के बाद साउंड बहुत इमोशनल हो जाता है। वो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था तो हिजू उसका हाथ पकड़ती है एंड कहती है मत जाओ। जसुन साउंड रोते हुए कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। इधर साउंड के डैड के पास खबर पहुंच जाती है कि ट्रिप के दौरान साउंड की टीम में से कोई एक पहाड़ से नीचे गिर गया था पर जैसा मैंने सुना वो एक्सीडेंटली नहीं गिरा तो इस इंसिडेंट को साउंड के डैड अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करने का डिसाइड करते हैं। इधर हिजू के दूसरे चेकअप शुरू हो जाते हैं लेकिन वो तो यही सोच रही थी कि फाइनली मैंने साउंड के सामने बात की पर क्या उसे पता नहीं चला होगा कि मैं ही 406 हूँ। कॉल के दौरान उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो डायरेक्टली मुझसे बात कर रहा था तो फिर अभी उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। इसके आगे तो वो थोड़ा ज्यादा ही सोचने लगती है कि शायद अभी मेरी तबीयत खराब है इसलिए नहीं कहा पर घर जाते ही कहीं वो मुझे डिवोर्स पेपर तो नहीं थमा देगा, ये सब वो इमेजिन करने लगती है। तभी उसे किडनैपर वाले फोन का ख्याल आता है। इधर दोजे साउंड को बताते हैं कि वहाँ की जितनी भी फुटेज मिली उसमें तो कोई भी सस्पिशियस इंटरप्रेटर हिजू गिरी उस जगह पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। साउंड कहता है अभी पुलिस को हिजू के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रिपोर्ट करने जाऊंगा, तब तक विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। झा पूछते पर उस किडनैपर ने इंटरप्रेटर हिजू पे हमला क्यों किया। साउंड कहता है उसका निशाना जरूर मैं था पर शायद उनका निशाना मिस हो गया। नजय उसे किडनैपर वाला फोन देता है जो उन्हें हिजू की लोकेशन पे मिली थी तो तुझे उसे बता था कि इस फोन में RCS नाम का एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है जिसके जरिए फर्स्ट कंप्यूटर लैपटॉप्स को हैक किया जा सकता है, शायद इसी के जरिए किडनैपर वहां पहुंच गया था। इसके साथ ही दोजे बताता है कि अगर हमने उसी के कोड को हैक कर लिया तो हम उस किडनैपर की ओरिजिनल लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे। तो साउंड उसे इस पे काम शुरू करने के लिए कहता है। वो हिजू के रूम में जाकर इस फोन को उसके बैकपैक में रख देता है। कुछ देर बाद हिजू को अपने रूम में लाया जाता है जहां सान को देखकर तो वो एकदम चुपचाप बैठी थी। साउंड कहता है क्या हुआ, फिर से बोलना बंद कर दिया क्या। हिजी उसकी ओर देखती है तो उसे उठाकर बेड पे लिटा देता है तो हिजू से बताने जा रही थी पर साउंड कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बात कर सकते हो, ये मैं पहले से जानता था। जो सुन हिजू सरप्राइज्ड होती तो साउंड कहता कि मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानता हूँ। 406 उसने मुझे तुम्हारे लोकेशन के बारे में बताया, शायद उसी ने तुम्हें धक्का दिया था पर फिर उसी ने मेरी तुम्हें ढूंढने में हेल्प की, इसलिए मैं सोच रहा था कि 406 को मैं माफ करूं या उसे पकड़ के पुलिस में दे दूं। जो सुनी थोड़ा घबराने लगती है और उसे सच बता नहीं जा रही थी पर साउंड उसे रोकता है एंड कहता है कि अभी तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है इसलिए सिर्फ रेस्ट करो, तुमसे बहुत कुछ पूछना है पर अभी नहीं, तुम आराम करो, कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना। ये बोलकर उसे एक नया फोन देकर चला जाता है। या जो अपना बैकपैक चेक करती था उसमें अभी भी किडनैपर वाला फोन था ही तो वो कहती है क्या उसने ये नहीं देखा। तो हिजू अब तक इस फोन के जरिए साउंड से जो सब कहा था वो सब याद करती है। देन अपने आप से कहती है कि इस फोन के जरिए मैं तुमसे अलग होना चाहती थी लेकिन इसी फोन ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है। इधर साउंड के डिप्रेस मीटिंग में ये बता देते हैं थोड़ा ज्यादा ही ड्रामा करते हुए कि मेरे बेटे की ट्रिप पे जो एक्सीडेंट हुआ वो एक पॉलिटिकल अटैक था जो मेरे बेटे को हर्ट करने के इरादे से हुआ है। अब इससे तो पूरा बवाल मच जाता है। साउंड के ऑफिस में रिपोर्टर्स के बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे तो सावन आकर सब कुछ बंद करने के लिए कहता है और बताता है कि हम कल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। बात रही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मिस्टर बक के स्टेटमेंट की तो उसका भी जवाब मैं कल दूंगा और सब लोग ध्यान रखना इंटरप्रेटर हिजू की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए और वो अभी ठीक है, रिकवर कर रही है। इधर ईना हिजू की मॉम से मिलती है जो ईना से कहती है कि अब वापस क्यों आए हो मेरी बेटी की जगह लेने, लेकिन अब वो तुम नहीं कर पाओगी। ना कहती मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है लेकिन मैं हिजू की हेल्प करने आई हूँ। क्या वो साउंड की सच्चाई जानने के बाद भी उसके साथ रहेगी। जजू की मम कहती है क्या मतलब। ईना कहती है आपको तो पता ही है आई ने तो शादी के पहले मुझे वो भेजा था जिससे 3 साल पहले का फ्लैश दिखाया जाता है। शादी के एक दिन पहले ईना को एक पार्सल आया था जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गई थी। ईना कहती है आप ही ने मुझे वो भेजा था ना ताकि मैं शादी करने से मना कर दूं, पर एजू की मम को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस पार्सल में क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। इधर साउंड के डैड ने जैसा सोचा था इन्हें लोगों का सपोर्ट मिल रहा था पर तभी साउंड आ जाता है एंड कहता कि किसकी परमिशन से आपने वो स्टेटमेंट दी, ये सब यही रोक दीजिए वरना कल मेरे रिस्पांस के लिए तैयार रहिएगा। जोसन मिस्टर भगत गुस्से में कहते हैं कि भूलना मत कि तुम्हें ये नाम किसने दिया, बेग जानबू का ग्रैंडसन वे क्यों उनका बेटा, इस टाइटल के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साउंड की मां उसे बता रही थी कि उनके बेटे को क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पढ़ना पसंद है, कैसे कपड़े पहनता है। तो इन फ्लैशबैक्स का क्या सीक्रेट है ये हमें आगे पता चलेगा। कम बैक टू प्रेजेंट। साउंड कहता है कि क्या कभी मैंने ये नाम मांगा था, मैं ये टाइटल कभी नहीं चाहता था। मिस्टर बेग पूछते हैं कि कौन गिरा था पहाड़ी से। साउंड कहता है हिजू न मिस्टर बेग
को समझ आता है कि हिजू ही प्रेसिडेंशियल ऑफिस की नई इंटरप्रेटर है। जोसन वो गुस्से में पूछते हैं कि तुमने उसे हाई क्यों किया। साउन कहता है क्यों आपको बुरा लगा कि आपसे पहले हिजू प्रेसिडेंशियल ऑफिस का हिस्सा बनी। ये बोलकर चला जाता है। इधर सांगू एक और बार यूरी को दरवाजे से टकराने से बचाता है। मिसिंग बच्चों के केस पे इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। इन्होंने पता लगा लिया था कि वो मिशन जहाँ सांगू अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था वो किसी जंग जिन सोक नाम के आदमी के नाम पे था, इसीलिए एक टीम उसके बारे में पता लगाने में लगी हुई थी और सांगू अपने ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों से पूछ रहा था उस जिंदा जुड़वा भाई के बारे में। इधर साउन हॉस्पिटल आते हुए कि कपड़े, डेली यूज के सामान और उसके लिए फ्रूट्स ले आता है, साथ ही वो अपने कपड़े भी लाया था। कहती क्या तुम भी यही सोने वाले हो। साउन कहता हाँ, फैमिली मेंबर्स का रहना तो जरूरी है ना, कल रात भी तो हम साथ ही सोए थे। ये बोलकर वो नहाने के लिए पानी रेडी करने जाता है। यूं सोच में होती कि कल ये कहाँ सोया होगा। तभी साउन उसे शावर लेने बाथरूम बुलाता है तो वो अपने आप से कहने लगती है कि क्या ये साथ में आने वाला है, और साउन तो बड़े प्यार से उसके हेयर वॉश कर देता है, जो देख हिजू बहुत खुश होती है। देन साउन उसके हेयर ड्राई भी कर देता है। हिजू पूछती है तुम अचानक मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। साउन कहता है मोस्टली हस्बैंड अपनी वाइफ की केयर करते ही है ना, पर मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने इन 3 सालों में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। देन उसे रेस्ट करने के लिए कहकर चेंज करने जाता है तो चेंज करके वो हिजू की ओर आ रहा था, जो देखकर हिजू की तो हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। साउन उसके करीब आता है पर सिर्फ उसका बेड नीचे करने के लिए। देन वो थोड़ी दूर पे सोफे पे सोने जाता है। कुछ देर बाद हिजी उठती है तो देखती है साउन सोफे पर नहीं है तो उसे कॉल करती है, पर साउन मैसेज कर देता है तुम सो जाओ, मैं किसी की कॉल का वेट कर रहा हूँ। तो हिजू किडनैपर वाले फोन से ब्लैकमेलर बन की कॉल करती है। साउन कहता है मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रहा था, पता है तुमने कॉल किया, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। हिजू उसका रीजन पूछती है तो साउन बताता है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं हिजू को ढूंढ पाया। कहती है तुम जानना नहीं चाहोगे कि मुझे तुम्हारी वाइफ के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। साउन कहता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ और बातें भी जानता हूँ, तुम अपने लेट 20 में हो और एक लड़की हो। जो सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है। साउन पूछता है क्या तुम ब्यूटीफुल हो। हिजू कहती है तुम्हें क्यों जानना है, तुम्हें धमकी देने वाली सुंदर है या नहीं। साउन तो उसे फ्लर्ट करने ही लग जाता है एंड कहता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुम एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होगी, इसलिए तुमसे बात करना मुझे और अच्छा लगता है, मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स टेंशंस भूल जाता हूँ। हिजू कहती है तुम्हारी वाइफ मरने वाली थी, क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी। पर साउन तो हुआ था फ्लर्ट करने में। वो कहता है कि मैं तुम्हें इमेजिन करना चाहता हूँ। हिजू कहती है पागल है क्या, मुझे क्यों इमेजिन करना चाहता है। पर साउन तो लगा ही हुआ था। हिजू चिढ़ते हुए कहती कि कर क्या रहे हो तुम, क्या मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, शर्म नहीं आती, क्या तुम्हारी वाइफ है। साउन कहता है वो तो अभी सो रही है। जो सुन हिजी को तो बहुत गुस्सा आता है। सावन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, चलो साथ में उस असली किडनैपर को पकड़ते हैं। मैं जानता हूँ मुझ पर हिजू पे हुए अटैक्स में तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम उसके बारे में जो भी जानती हो वो सब मुझे बताओ। तो हिजी उसे उस किडनैपर का पूरा डिस्क्रिप्शन बताती है, यही कि उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है। वो हकला कर बात करता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो अकेला नहीं है, उसका एक और साथी है। ये बात हिजू को तब समझ आई जब किडनैपर हिजू के डैड को ले गया था। तब हिजू को धमकी देते हुए उसने कहा था कि तुम्हारा और हमारा गोल एक ही है, जिससे वो समझ गई थी कि किडनैपर अकेला नहीं है। तो अगले दिन साउन अपना स्टेटमेंट रिलीज कर देता है जिसमें उसने क्लियरिफाई किया था कि इस इंसिडेंट के साथ कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, वो एक क्रिमिनल इंसिडेंट था। और अब वो रिवील कर देता है कि उसे 2 हफ्तों से धमकियां मिल रही थी। जीजू के पता है डिस्क्रिप्शन से किडनैपर का एक स्केच बनवाया था, बस उसकी आंखें और फेस के साथ वही उसकी यहाँ पर के सारे डिटेल्स भी उसने बता दिए थे जो हिजू ने उसे कल बताए थे, जिसके साथ ही अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू हो गई थी। साउन खुद रिपोर्ट लिखाने चाहता है पर कहीं भी वो हिजू का नाम मेंशन नहीं करता, क्योंकि वो जानता था मीडिया वाले कैसे और इंटरनेट की पब्लिक की तो क्या ही कहने, इसलिए वो कहीं पे भी हिजू का नाम नहीं लेता। पर फिर भी ये पूरे देश में ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है। मिस्टर बेक तो साउन पे बहुत गुस्सा करते हैं ये स्टेटमेंट जारी करने के लिए, क्योंकि उनका झूठ जो पकड़ा गया। साउन की मम पूछती कि आखिर वो किडनैप कौन हो सकता है। साउन कहता है उसे ये तक पता है कि हिजू मेरी वाइफ है, जो बात हम दोनों की फैमिलीज के अलावा और किसी को पता नहीं है, वो सब कुछ वो जानता है। मॉम कहती हमारी फैमिली में से कोई ऐसा नहीं करेगा। मिस्टर बेक पूछते हैं कि फिर तुमने हिजू को अपने साथ क्यों रखा। साउन कहता है क्योंकि मेरे साथ मेरे सामने रहकर वो सबसे सेफ रहती, पता नहीं उसे हमारी फैमिली के बारे में और क्या क्या पता है, क्योंकि हमारी फैमिली में तो कई सारे सीक्रेट्स हैं। इधर वो किडनैपर न्यूज में अपना स्केच देकर अपने पार्टनर को मैसेज करता है कि तुमने हिजू को धक्का दिया और चेहरा मेरा रिवील हुआ, हमारा टारगेट तो साउन था, फिर तुमने हिजू को मारने की कोशिश क्यों की। पार्टनर कहता है क्योंकि मैं साउन को अपने सबसे करीबी इंसान को खोने का एहसास फील कराना चाहता हूँ। किडनैपर को हिजू के पास से अपना फोन वापस लाने के लिए कहता है। इधर ही जो ये सारी न्यूज देख रही थी तभी उसे किडनैपर कॉल करता है, जो वो नहीं उठाती तो वो मैसेज करता है कि तुमने साउन को मेरे बारे में बताया पर मैंने तुम्हें बाहर से धक्का नहीं दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बात पे बिलीव नहीं होगा, पर क्योंकि तुम अब हमारे साथ नहीं हो इसीलिए मेरा फोन वापस कर दो। अपने रूम का दरवाजा ओपन करना, मैं अपना फोन लेने आ रहा हूँ। जो देखकर हिजू भाग कर जाती है, अपने रूम का दरवाजा लॉक कर देती है, पर तभी कोई बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर हिज तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। पर तभी उसे बाहर से सावन की आवाज आती है तो दरवाजा ओपन होता है। वो सावन था तो घबराकर उसे गले लगा लेती है। देन सावन उसे सुलाने आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ था, तुम इतना डर क्यों गई थी।
यह सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? साउंड लाइट्स ऑफ करते कहता है आराम से सो जाओ। परज उसका हाथ पकड़ के रुकती है। साउंड कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो वो उसके साइड में ही सो जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, इसलिए डोंट वरी, आराम से सो जाओ, मैं यही हूँ। तो दोनों सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद ही जुटती है तो वो किडनैपर वाला फोन लेकर बाहर जाती है। सान उसे जाते हुए देखता है क्योंकि वो जगह ही हुआ था। तो टेरेस पे आकर हिजू साउंड को कॉल करती है और उसे कहती है मैंने न्यूज देखी पर तुमने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिया, मैंने ना चाहते हुए भी किडनैपर की हेल्प की और तुम्हें ब्लैकमेल किया, उसकी जो भी सजा हो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और ये फोन भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, ये तुम्हारे काम आ सकता है उस किडनैपर को ढूंढने में, इसलिए मैं अभी आ रही हूँ, तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं ये फोन तुम्हें देने आ रही हूँ। तो साउंड के पास जाते हुए वो बहुत कुछ सोचने लगती है कि पता नहीं ये सच जानकर साउंड कैसा रिएक्ट करेगा, उसे मुझ पर ही गुस्सा आएगा, वो मुझसे नाराज होगा, पता नहीं और क्या क्या सोच लेती है। पर जब वो अपने रूम में पहुंचती है वहाँ साउंड नहीं था तो वो साउंड को कॉल करती ने पूछती है कि तुम हो कहाँ। साउंड उसे एक एड्रेस पे आने के लिए कहता है जो कि वही अमेजमेंट पार्क था जहाँ हिजू 20 साल पहले गई थी। तो साउंड उसे बताते जाता है उसे कहाँ जाना है एंड क्या करना है। हिजू एक मेरी गोरा उनके पास आती है तो उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है। हिजू फिर कॉल करके पूछती है वो है कहाँ पर। उससे पहले साउंड उसे आइसक्रीम खाने के लिए कहता है। इससे हिजू को फिर से अपने बचपन की मेमोरीज याद आती है। देन अगेन कॉल करती है, पूछती है कहाँ है। तो साउंड उसे सामने वाले टावर के ऊपर आने के लिए कहता है। ये जो ऊपर आ जाते हैं उसे पूछती है कि वो है कहाँ और ये कर क्या रहे हो। साउंड कहता है मैं बस तुम्हें रिलैक्स फील कराना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए कब से वेट कर रहा था। जो कहती इतना भी एक्साइट मत हो, मुझसे मिलकर तुम बहुत हर्ट और डिस्पे हो गए। साउंड कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? कहती नहीं, मुझे अपनी चिंता है तुम्हारे सामने इस तरह आने के बारे में सोचकर। तभी साउंड उसके पीछे मैं क्या करूं तुम्हारा, मैंने कहा था ना अपने आप को इतना अंडरस्टिमेट मत करना। जो सुन हिजू शॉकिंगली पीछे मुड़ती है तो उसके हाथ से फोन गिर जाता है। साउंड फोन उठाता है और उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। हिजू पूछते तुम सब जानते थे कब से? पर अगर सब जानते थे तो तुमने मुझसे नफरत क्यों नहीं की? साउंड कहता है तुम ही बताओ मैं तुमसे कैसे नफरत करूं, तुम ही बताओ तुमसे प्यार कैसे न करूं। इमोशनल होती है तो साउंड उसके आंसू पूछते एंड उसे किस करता है। तो इसी इंटेंस किस के साथ एपिसोड 7 यहीं पे खत्म होता है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।